हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस 1 2019 का सेट ए। इसमें बेटा हमने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग होती है 41 नंबर क्वेश्चन की ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से। देखो, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जैसे दो टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाले थोड़े लेंथी होते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स वाले थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होते हैं। इन वाले क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चंस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। बेटा डायरेक्शंस कह रहा है, इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट्स ऑफ 6 सेंटेंसेस ऑफ अ पैसेज। द फर्स्ट एंड 6 सेंटेंसेस आर गिवन इन द बिगिनिंग एज S1 एंड S6. द मिडिल 4 सेंटेंसेस इन ईच हैव बीन जंबल्ड अप एंड लेबल्ड एज P, Q, R एंड S. होपफुली आपने ये पढ़ लिया होगा, कुछ समझ भी आया होगा। पूरा रीड करने के बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या करना चाहते हैं। You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपके पास में 6 सेंटेंसेस हैं। कितने सेंटेंस? 6 सेंटेंस। इसमें से सेंटेंस नंबर 1 इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग करेगा, सेंटेंस नंबर 1 इसकी एंडिंग करेगा। अब इनके बीच में आएंगे P, Q, R और S, लेकिन इनका सीक्वेंस ये नहीं रहेगा मे बी। तो आपको नीचे इसमें P, Q, R और इसके भी नीचे S दिया हुआ है। आपको बताना है किस हिसाब से अगर मैं P, Q, R, S को अरेंज कर दूं तो ये S1 से स्टार्टिंग, S6 से एंडिंग और बीच में वाला अरेंजमेंट एक प्रॉपर पैराग्राफ की तरह बन जाएंगे। ठीक है, इतना सा काम करना होता है। तो देखो, इसके अरेंजमेंट कौन से बन सकते हैं। इसके लिए बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं हमेशा, जैसे RQPS, SRQP, QSPR और PRSQ, ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब लॉजिक के हिसाब से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। He no longer dreamed of stones, nor of women, nor of storms, nor of women, nor of great conquerances, nor of great fish, nor fights, nor contest of strength, nor of his wife. अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो किसी भी ऐसी विलासिता वाली चीज के लिए ड्रीम करता हो या सोचता हो कि भैया ये मेरे पास होता। कुछ तो यहां पे गड़बड़ हुआ होगा। सेंटेंस नंबर 6 देखो, he urinated outside the shack and then went up the road to wake the boy. ठीक है, he urinated outside the shack and then went up the road to wake the boy. भैया यूरिन करके गया वो फिर बॉय को उठाने के लिए, ठीक है, कि उठ जा भाई। he never dreamed about the boy. He only dreamed of places and of the lions on the beach now. He simply woke, looked out through the open door at the moon and unrolled his trousers and put them on. They played like young cats in the dusk and he loved them as he loved the boy. देखो, यहाँ पे एक कहानी है जो काफी सिंपल सी है, तो इसके बेसिस पे हमें मालूम करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। देखो बेटा, अब यहां जो S6, जो ये S लिखा हुआ है, ये लिखा है दे प्लेड लाइक यंग कैट्स। अब ये जो दे है ये बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे R में तो कुछ ऐसा लिखा नहीं जो प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हो, तो S के पहले R नहीं लग सकता। क्यों? देखो, ही ऑलरेडी ड्रीम्ड ऑफ प्लेसेस एंड द लायंस ऑन द बीच नाउ। अभी जो लायंस है वही यंग कैट्स की तरह खेल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो Q के साथ में मुझे लगाना पड़ेगा S। He never dreamed about the boy. वो कभी बॉय के बारे में ड्रीम नहीं किया। अब P शुरुआत में लगेगा कि एंड में, नहीं मालूम, अभी फिलहाल देखते हैं। अगर हम बात करें, Q और S का एक पेयर बन गया है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में क्या था बेटा, उसने बोला कि वो किसी भी चीज के बारे में ड्रीम नहीं करता है, ना कोई स्टॉर्म के बारे में, ना वुमेन के बारे में, ना वाइफ के बारे में, ऐसा कुछ भी सोचता नहीं है। ही ओनली ड्रीम्ड ऑफ प्लेसेस एंड ऑफ द लायंस ऑन द बीच नाउ। हम Q से स्टार्टिंग कर सकते हैं, Q के बाद में S हो जाएगा, ये बात हमने फिक्स अभी जान ली है, ठीक है। अब देखते हैं Q से स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स हमारे पास में कितने हैं बेटा। देखो, Q वाला एक पॉइंट और Q के साथ में S लगा भी है, ठीक। अब यहां पे देखो, QS के बाद में फिर P आ रहा है। He never dreamed about the boy. वो उसने क्या किया, सिर्फ उसने ड्रीम किया प्लेसेस और लायंस के बारे में, और जो लायंस थे वो यंग कैट्स की तरह खेल रहे थे डस्क, एंड ही लव्ड देम एज ही लव्ड द बॉय, ठीक है, एज ही लव्ड द बॉय। और इसका मतलब है कि बॉय एक तो था, उससे वो प्यार करता था। He never dreamed about the boy. जिस बॉय से प्यार करता था उसके बारे में भी उसने कभी नहीं सोचा, है ना। He simply woke, looked out through the open door at the moon and unrolled his trousers and put them on. उसने क्या किया, उठा चुपचाप, ओपन डोर बाहर देखा, है ना, मून की तरफ देखा और उसने अपने ट्राउजर्स को अनरोल किए, खोला और उसको पहन लिया। पहन के फिर बाहर गया होगा वो,
ठीक है, he urinated outside the shack and then went up the road to wake the boy, और फिर यूरिनेट करने के बाद में फिर रोड पे गया और उस लड़के को उठाया। तो यहां पे एक सिंपल सी चीज स्टार्ट कर रही है बेटा कि वो कभी भी he no longer dreamed about storms, women, great occurrences, ये सब कुछ ड्रीम नहीं किया। क्या ड्रीम किया था? He only dreamed of places one of the lions on the beach now। अब क्यों के साथ में एस हो गया? बिकॉज दे प्लेड है, तो ये प्लूरल के लिए होगा, और प्लूरल सिर्फ लायंस के केस में है क्योंकि यंग कैट्स के बारे में बात किया जा रहा है। कैट्स आर ऑफ द सेम फैमिली ना, जो लायन होते हैं। सो क्यू के साथ में एस लगा दिया हमने। ऑप्शंस में हम गए तो हमारे पास में क्यू के साथ एस वाला सिर्फ एक ही पॉइंट था, सो अल्टीमेटली डी के साथ ही हमें जाना पड़ेगा। बाकी सारे पॉइंट्स यहां कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ लिखे गए हैं, बेकार हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पे। 42 आई गेस इधर है, हाँ चलो 42 देखते हैं बेटा। वी डू नॉट नो आफ्टर 60 years of education how to protect ourselves against epidemics like cholera and plague। 60 साल के एजुकेशन के बाद भी हमें नहीं पता कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें अगेंस्ट एपिडेमिक्स लाइक कॉलरा एंड प्लेग। प्लेग और कॉलरा जैसे जो एपिडेमिक्स हैं उनके अगेंस्ट में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। दिस इज द डिजास्टर्स रिजल्ट ऑफ द सिस्टम अंडर विच वी आर एजुकेटेड। ये बहुत डिजास्टर्स रिजल्ट है उस सिस्टम का जिसके अंडर में हम एजुकेट हुए हैं। ठीक है, If our doctors could have started learning medicine at an earlier stage, they would not make such a poor show as they do। अगर हमारे डॉक्टर्स ने पहले ही स्टेजेस में मेडिसिन लर्न करना शुरू कर दिया होता या मेडिसिन के बारे में जानना शुरू कर दिया होता तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ या ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते वो जैसी वो अभी करते हैं। तो अभी तक तो मिस्टेक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। I have seen hundreds of homes. I cannot say that I have found any evidence in them of knowledge of hygiene। मैंने सैकड़ों घर देखे हैं लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई भी ऐसा घर मिला है जहाँ पे नॉलेज ऑफ हाइजीन हो लोगों के अंदर, नहीं दिखी मुझे। I consider it a very serious blot on the state of our education that our doctors have not found it possible to eradicate these diseases। अभी जो these diseases लिखा है इसके पहले मुझे डिजीजेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो आर से पहले कोई ऐसा हो जिसमें डिजीज की बात करी हो वो इसके साथ में फिट हो जाएगा बेटा, ये बात तो यहां पे फिक्स है ना। तो डिजीजेस वाला जो पॉइंट होगा ये आर के पहले रखना चाहिए। ठीक है, अभी डिजीज फिलहाल अभी तक तो किसी पॉइंट में नहीं बोला गया है। I have the greatest doubt whether our graduates know what one should do in case one is bitten by a snake। अब ये snake से अगर हम बाइट करने वाली बात भी देखें तो भी यहाँ पे डिजीज नहीं है। अब यहाँ पे जो दी डिजीज लिखा है आर को मुझे एक डिजीज के साथ में जोड़ना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। देखो देखो यहाँ पे डिजीजेस क्या लिखी है, एपिडेमिक्स लिखी है ना बेटा, कॉलरा है, प्लेग है, ये सब के बारे में बात हुई है। तो आर को मुझे किसके साथ रखना पड़ेगा, S1 के साथ में। तो S1 और आर का एक पेयर मैं बना सकता हूं। किससे समझ आई ये बात मुझे समझ में आई है दीज डिसीजेस से। किससे समझ आई है, दीज डिसीजेस से समझ में आई है। ठीक है बेटा, तो दीज डिजीजेस का मतलब है दीज के पहले मैं क्या रखूंगा, S1 रखूंगा। तो S1 और R का एक पेयर बना दिया मैंने। ठीक है, अब R वाले पॉइंट्स को देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास में। देखिए ध्यान से, R वाला यार एक ही पॉइंट है। चलो R के साथ में Q पढ़ते हैं। I have seen hundreds of homes. I cannot say that I have found any evidence in them of knowledge of hygiene। ठीक है, R के साथ में हाइजीन लगा R के साथ में क्यों लगा सकते हैं। वो कह रहा है कि I consider a very serious blot on the state of our education that our doctors have not found it possible to eradicate these diseases। है ना, कह रहा है कि भैया मैंने बहुत बड़ा इसमें मिस्टेक दिखाई कि हमारे डॉक्टर्स इतने काबिल नहीं है कि इन डिजीजेस को जड़ से खत्म कर सकते हैं। I have seen hundreds of homes. I cannot say that I have found any evidence in them of knowledge of hygiene। मैंने सैकड़ों घर देखे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में हाइजीन का नॉलेज किसी को बढ़िया से है। ठीक है, आर के साथ में क्यों लिया, फिर एस लिया। I have the greatest doubt whether our graduates know what one should do in case one is bitten by a snake। अब यह हाइजीन वाली जब बात कर रहा है कि मतलब कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे चीजों को सेफ रखना है, फिर कह रहा है कि मुझे इसमें भी डाउट है कि हमारे जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको ये चीज मालूम है कि नहीं कि अगर सांप काट ले तो क्या करना होता है। तो ये ग्रेजुएट्स पे भी डाउट कर रहा है। फिर उसके बाद में लास्ट में आ रहा है हमारे पास में पी क्या कह रहा है, इफ आवर डॉक्टर्स कुड हैव स्टार्टेड लर्निंग मेडिसिन एट एन अर्लियर एज दे वुड नॉट मेक सच अ पुअर शो एज दे डू। अगर हमारे डॉक्टर्स ने ऐसा किया होता कि वो अर्लियर स्टेज में मेडिसिन सीख जाते हैं तो ऐसा पुअर कंडीशन देश का ना होता। दिस इज द डिजास्टर्स रिजल्ट ऑफ द सिस्टम अंडर विच वी आर एजुकेटेड। अब ये चीज जो एजुकेटेड वाली है ये या तो पी से रिलेट हो जाएगी या फिर यहां पे देखो दूसरा पॉइंट जो इसको रिलेट कर सकता है वो कौन सा है, ये वाला एस वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पी और एस वाली तो स्टार्टिंग हमें सिर्फ एक ही पॉइंट से मिली थी, दैट वाज पॉइंट नंबर आर।
और P से खत्म यही वाला पॉइंट कर रहा है, तो A के साथ जाएंगे। फिलहाल B, C और D पे हम नहीं जाएंगे बेटा। R से हमने शुरुआत क्यों की है? क्योंकि S1 में था डिजीज, S1 में लिखी थी 2 डिजीजेस, ठीक है। अब इन डिजीजेस के लिए दीज लिखा हुआ था, किधर? R में लिखा था। तो यहां पे R से मुझे हिंट मिला कि डिजीज वाला पॉइंट इसके पहले रखना पड़ेगा, यानी S1 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा R। तो S1 और R का तो पेयर बन गया। अब R कहीं और शुरुआत कर नहीं रहा है, इसका मतलब है एक ही ऑप्शन के साथ में मुझे जाना पड़ेगा। सो दिस वुड बी RQSP। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वीक हैव नो प्लेस हेयर इन दिस लाइफ और इन एनी अदर लाइफ, वीकनेस लीड्स टू स्लेवरी। जो कमजोर लोग हैं उनका यहां पे कोई जगह नहीं है, ना इस लाइफ में ना किसी और लाइफ में। वीकनेस क्या कराती है? स्लेवरी कराती है। मतलब वीकनेस, जो कमजोरी होती है वो आदमी को मजदूर बना देती है या फिर बंधुआ बना देती है ना, मतलब जो गुलाम होते हैं वो गुलाम बना देती है। दिस इज अ ग्रेट फैक्ट, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज फेलिसिटी, लाइफ इटर्नल, immortal. Weakness is constant strain and misery. Weakness is death. They dare not approach us. They have no power to get a hold on us until the mind is weakened. Weakness leads to all kinds of misery, physical and mental. Weakness is death. But they cannot harm us unless we become weak, until the body is ready and predisposed to receive them. There are hundreds of thousands of microbes surrounding us. अच्छा, okay. अब यहां लिखा है बट दे कैनॉट हार्म अस। यहां पे दे जो लिखा हुआ है ये किसी प्लूरल चीज के लिए लिखा होगा, ठीक है। वीकनेस लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ मिजरी, फिजिकल एंड मेंटल, वीकनेस इज डेथ। अब यहां पे आर के पहले क्यू तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब आर के पहले क्यू नहीं आएगा, आर के पहले मुझे कौन सा चाहिए? बट दे कैनॉट हार्म अस। कौन सी चीज हमें हार्म कर रही है इसके बारे में बात करना पड़ेगा। देखो, दे डेयर नॉट अप्रोच अस, दे हैव नो पावर टू गेट होल्ड ऑन अस अंटिल द माइंड इज वीकेंड। अब फिर से दे किसके लिए यूज हो रहा है नहीं मालूम अभी। अब देखो, बट दे कैन नॉट हार्म अस अनलेस वी बिकम वीक अंटिल द बॉडी इज रेडी एंड प्रीडिस्पोज्ड टू रिसीव देम, ठीक। अब आर में भी दे की बात हो रही है और पी में भी दे की बात हो रही है। अब वीकनेस लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ मिजरी, फिजिकल एंड मेंटल, वीकनेस इज डेथ। इसके बाद में ही मुझे क्या चाहिए? आर वाला पॉइंट चाहिए। मतलब आर, दिस इज द आर S1 क्या कर, द वीक हैव टू नो प्लेस इन दिस लाइफ एंड एनी अदर, वीकनेस लीड्स टू स्लेवरी। बेटा ना आर शुरू कर पाएगा और ना ही पी शुरू कर रहा है, ना आर शुरू कर रहा है और ना पी शुरू कर रहा है। एक बात तो यहां से क्लियर हो गई। तो आर और पी जब शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेटा ये दे से स्टार्ट कर रहा था, तो दे वाला पॉइंट यहां पे स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अभी तक हमने कोई चीज स्टार्ट ही नहीं करी बतानी। तो दे या देयर ऐसा कैसे कर लेंगे? तो पी वाला खत्म हो गया। अब हमारे पास में क्यू आर और क्यू एस बच रहा है, मतलब स्टार्टिंग हमको क्यू से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहां पे अभी मैंने आपको सिखाया कि पी वाला क्यों नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है? दे डेयर नॉट अप्रोच अस। दे मतलब किसी की बात तो करो, नहीं मालूम, और दे है तो प्लूरल चीज होगी, इसके पहले कहीं प्लूरल अभी दिख नहीं रहा है, तो पी स्टार्टिंग नहीं कर पाएगा। आर बोल रहा था बट दे कैन नॉट हार्म अस। अब जैसे ही वाली बात आई कि दे कैन नॉट हार्म अस, इसमें फिर से दे आ गया। दे का मतलब है प्लूरल कॉन्टेक्स्ट, इसके पहले कहीं बात नहीं हुई है, तो ना आर शुरुआत करेगा ना पी शुरुआत करेगा। अब शुरुआत करने के लिए हमारे पास में सिर्फ क्यू बचता है, तो क्यू से शुरुआत हमने कर ली है। फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, क्यू आर आता है और क्यू एस आता है। लेट्स रीड क्यू आर। वीकनेस लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ मिजरी, फिजिकल एंड मेंटल, वीकनेस इज डेथ, बट दे कैन नॉट हार्म अस अनलेस वी बिकम वीक अंटिल द बॉडी इज रेडी एंड प्रीडिस्पोज्ड टू रिसीव देम। है बट दे कैन नॉट हार्म अस। अरे कोई भी चीज की बात तो करो, तब तो बताएंगे कि दे कैन नॉट हार्म अस। तो हार्म करने वाली किसी चीज के बारे में इसके पहले बात तो करनी पड़ेगी ना बेटा। इसका मतलब है क्यू के बाद में एस चाहिए मुझे, जो माइक्रोब्स की बात कर रहा है। अब माइक्रोब्स हमें हार्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब क्यू के साथ में आर नहीं, क्यू के साथ में एस का एक पेयर बनेगा, तब ये चीज लॉजिकल होगी। सो क्यू आर वाला पॉइंट हट जाएगा, बच रहा है क्यू एस आर पी। सो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमें जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। होपफुली दिस मस्ट बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 2018 was awarded to Paul Romer and William Nordhaus for their work in two separate areas, economic growth and environmental economics respectively. यानी कि पॉल रोमर को मिला था
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और विलियम नॉर्डहाउस को मिला था इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक। अमंग रिसेंट विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इट्स हार्ड टू थिंक ऑफ वन इशू which is more topical and relevant to India, but there is a common thread in their work. अच्छा, but there is common thread in their work. इसका मतलब है ऐसा बताओ कि ये चीजें दोनों अलग अलग थी, ठीक है। मतलब इनमें अगर कॉमन थ्रेड दिखाया जा रहा है यानी कि ये चीजें अलग अलग थी, बट देयर इज अ कॉमन थ्रेड इन देयर वर्क। सी टू सेपरेट एरियाज, यहां पे क्या कह रहा है कि फॉर देयर वर्क इन टू सेपरेट एरियाज, दो अलग अलग एरियाज की बात हो रही है। मतलब एरियाज क्या है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन पी पॉइंट क्या कह रहा है, पी पॉइंट कह रहा है बट देयर इज अ कॉमन थ्रेड इन देयर वर्क, लेकिन इनके काम में एक कॉमन थ्रेड भी है, मतलब इनमें कॉमनैलिटीज भी हैं। तो भैया जब बट की बात यहां पे स्टार्ट हो रही है, मतलब इस पॉइंट के पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि कोई चीज सेपरेट है। जब बट के बाद वाला पॉइंट कॉमन दिखा रहा है तो बट के पहले वाला पॉइंट क्या दिखाएगा, सेपरेट दिखाएगा या आइसोलेटेड दिखाएगा, है ना, मतलब अलग अलग है, कुछ ऐसा दिखाना चाहिए। मतलब P के पहले S1 अगर हम रखेंगे तो ये बात एकदम सही हो जाएगी। मतलब P से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बट है तो इसके पहले ऑपोजिट वाली बात को करना मैंडेटरी हो जाएगा। In economic jargon, it's termed as externality. Productive activity often has spillovers, meaning that it can impact an unrelated party. Roman and Nordhaus both studied the impact of externalities and came up with profound insight and economic models. अब देखो बेटा सिमिलरिटी वाला पॉइंट सिर्फ S1 में है, तो P को मैं शुरुआत करने के लिए रखता हूं और देखते हैं कितने पॉइंट्स हमारे पास में बच रहे हैं। देखो 2 पॉइंट्स यहां पे आ रहे हैं हमारे पास में, C वाला हटा देंगे और D वाला हटा देंगे। कौन सा वाला पॉइंट बच रहा है बेटा हमारे पास में, हमारे पास बच रहा है A और B। अब एक तो है PQRS और फिर है PRQS। चलो P के साथ में Q पढ़ते हैं और P के साथ में R पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा वाला रिलेट कर रहा है। लेट्स रीड PQ एंड देन वील रीड PR। But there is a common thread in their work. In economic jargon, it's termed as externality. अच्छा, आर बोला प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफन हैज स्पिल ओवर्स, मीनिंग दैट इट कैन इम्पैक्ट एन अनरिलेटेड पार्टी। ओके, देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात करते हैं बेटा। देखो, बट देयर इज अ कॉमन थ्रेड इन देयर वर्क। इन इकोनॉमिक जार्गन इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नलिटी। इकोनॉमिक जार्गन में, इकोनॉमिक वाले कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटी। किस चीज को एक्सटर्नलिटी बोलते हैं नहीं मालूम अभी। आर को देखो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफन हैज स्पिल ओवर्स, मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे जो भी लिमिट होता है उसके बाहर चली जाती हैं। मीनिंग दैट इट कैन इंपैक्ट एन अनरिलेटेड पार्टी, उसका मतलब क्या है कि जो चीज हमने लिमिट बनाई है उसके बाहर भी निकल जाती है, मतलब कोई भी चीज को बाहर वाले की चीज को भी इंपैक्ट डालने लगती हैं, और जो चीज बाहर होती है उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। सो इकोनॉमिक जार्गन में इस चीज को जो अनरिलेटेड या स्पिल ओवर होता है, जो एक लिमिट से बाहर निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो आर के बाद में ही क्यों आ सकता है, ये बात कंफर्म हो गई है। मतलब पी के बाद में क्यों नहीं, पी के बाद में आर चाहिए, तो पी के साथ में आर चाहिए मुझे। तो देखो यहां पे फिर हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या बन गए। पी के साथ में क्यू वाला गलत हो गया बेटा, पी के साथ में क्यू नहीं, पी के साथ में आर, फिर इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटी। और फिर ऐसा आ जाएगा, रोमर एंड नॉर्डनस बोथ स्टडीड द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। अब जब एक्सटर्नलिटी क्या होता है ये बता दिया, फिर इसी का इंपैक्ट इन्होंने पढ़ा एंड केम अप विद प्रोफाउंड इनसाइट्स एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। समझ आ गया होगा। सो बी वाले ऑप्शन के साथ में हम चल देंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाली बात पे करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा 45 नंबर क्वेश्चन। इंडियाज म्यूजियम्स टेंड टू बी ड्रेरी एक्सपीरियंसेस। इंडिया के जो म्यूजियम्स हैं वो बड़ा ड्रेरी एक्सपीरियंस है। ड्रेरी मतलब बहुत भयानक, बहुत डरावने, या ऐसा कुछ जो आपने कभी सोचा ना हो कि भाई ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज इट्स बेटर टू अट्रैक्ट क्राउड्स दैन डस्ट, क्योंकि ये बेटर है कि क्राउड को अट्रैक्ट करें दैन डस्ट। मतलब सिर्फ चीजें धूल खा रही हो, उससे अच्छा कि कोई क्राउड कम पैसे दे के ही आ जा रहा हो, है ना। Even the lure that attracted an eye-popping 8.1 million visitors last year compared to India's 10.18 million foreign tourists has hooked up with Beyonce and Jay-Z for promotion where they take a selfie with Mona Lisa. Okay. अब यहां पे कह रहा है even the lure that attracted eye-popping 8.1 million visitors last year compared to India's 10.18 million foreign tourists. अब यहां कह रहा है कि इवन ये वाले लोग भी क्या कर रहे हैं,
जेजी और बियॉन्से जैसे लोगों को बुला के प्रमोशन करा रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसा और भी जगह पे हो रहा होगा, ठीक है। इवन द लूवर जैसी जगह क्या कर रही है, बियॉन्से और जेजी को बुला के प्रमोशन करा रही हैं, ठीक, क्योंकि ड्रॉप देखने को मिल गया है, ठीक है, ड्रॉप देखने को मिल गया है मोस्ट प्रोबेबली। क्यों, देखिए, आर म्यूजियम्स नीड टू गेट कूल टू, हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होने की जरूरत है। अ चेंज ऑफ अप्रोच इज क्लियरली कॉल्ड फॉर, और अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है, इस चीज को बहुत तेजी से, कॉल्ड फॉर का मतलब है इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रूप्स ऑफ रेस्टलेस स्कूल चिल्ड्रन आर ऑफन द मोस्ट फ्रीक्वेंट विजिटर्स, एंडलेसली बीइंग टोल्ड टू लोअर देयर वॉइसेस एंड नॉट टच द आर्ट, ठीक है। अब यहां पे म्यूजियम्स में बेसिक विजिटर्स कौन है, जनरली वो हैं रेस्टलेस स्कूल चिल्ड्रन, मतलब बच्चे एकदम एक्साइटेड हैं कि भैया म्यूजियम जाएंगे, कुछ नया देखेंगे, लेकिन उनको क्या किया जाता है, कोई चीज टच नहीं कर सकते आप। ऑब्वियसली टच करेंगे तो मतलब बच्चों में इतना कंट्रोल तो नहीं होता है, और अपनी आवाज को धीरे रखो, उनको ऐसा दिखाते हैं कि भैया बहुत ज्यादा डिसेंट या सोफिस्टिकेटेड जगह है, इसमें आके तेज बोल नहीं सकते, कोई डिस्कस नहीं कर सकते, कोई टच नहीं कर सकते। सो वो सारी क्यूरियोसिटी अंदर ही रह जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है। तो जो विजिटर्स है, जो फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, वो स्कूल चिल्ड्रन ही है, ठीक है, और उनको भी कोई चीज छू नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये सारी चीजें बाउंडेशंस की तरह करा के उनको लाया जा रहा है। अब द आंसर, बिकॉज इट इज बेटर टू अट्रैक्ट क्राउड्स एंड डस्ट। ओके, अब हम यहां पे किस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इंडियाज म्यूजियम्स टेंड टू बी ड्रेरी एक्सपीरियंसेस, इंडिया के जो म्यूजियम्स हैं वो एक ड्रेरी एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट या टर्न हो सकते हैं, ठीक बात है, हो सकता है कि ऐसा हो जाए या हमें देखने को मिल जाए। अब हम इसके साथ में कनेक्ट किस पॉइंट को करेंगे, जरा बेटा देखो ध्यान से। अगर हम बात करें, अ चेंज फॉर अप्रोच इज क्लियरली कॉल्ड फॉर, हमें एक अप्रोच को चेंज करने की जरूरत बहुत खास तरीके से पड़ रही है, ठीक है। हमें अगर अप्रोच चेंज करना है तो कौन सी अप्रोच चेंज करने लायक यहां पे लिखी हुई है, ये तो लिखा है कि भैया यहां पे भी कमी देखने को मिल रही है, ये बात ठीक है। हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होना है, कूल होना ये अप्रोच नहीं बता रहा है। ये देखो, ट्रूप्स ऑफ रेस्टलेस स्कूल चिल्ड्रन आर ऑफन द मोस्ट फ्रीक्वेंट विजिटर्स एंडलेसली बीइंग टोल्ड टू लोअर देयर वॉइसेस एंड नॉट टच द आर्ट। ये कुछ लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं कि भैया ऐसे ऐसे करना है तभी म्यूजियम लेके चलेंगे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि इस अप्रोच को चेंज करने की सख्त जरूरत है। सो एस के साथ में वी कैन कनेक्ट आर, एस के साथ में लेट्स कनेक्ट आर। आर म्यूजियम्स नीड टू गेट कूल टू, हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होने की जरूरत है। एस के साथ में आर लगाते हैं और देखते हैं कहां कहां पेयरिंग हो रही है। देखो बेटा, एस के साथ में आर की पेयरिंग कहां कहां है, इधर तो हट गया, इधर भी हट गया, इधर है और इधर भी है। मतलब एक है SRPQ, फिर एक है QSRP। चलिए इसको पढ़ते हैं, SR पढ़ते हैं और QS पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद Q। आर म्यूजियम्स नीड टू गेट कूल टू है, बिकॉज इट इज, देखो S1 क्या कह रहा है, इंडियाज म्यूजियम्स टेंड टू बी ड्रेरी एक्सपीरियंस, आर म्यूजियम्स नीड टू गेट कूल टू, हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होने की जरूरत है। ओके, Q से अगर हम स्टार्ट करें, फिर उसके बाद में S आता है। Troops of restless school children are often the most frequent visitors, endlessly being told to lower their voices and not to touch the art. फिर आगे आता है R, a change of approach is clearly called for. फिर आ जाता है P, even the lure that attracted। बेटा R के बाद में जस्ट अगर मैं P लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, P अगर मैंने लगाया R के बाद में, ठीक है, कि इवन द लूवर दैट अट्रैक्टेड एन आई पॉपिंग 8.1 मिलियन विजिटर्स लास्ट ईयर कंपेयर्ड टू इंडिया 10.8 मिलियन फॉरेनर्स हैज लुक्ड अप विद बियॉन्से एंड जेजी फॉर प्रमोशन वेयर दे टेक अ सेल्फी विद मोनालिसा। यानी कि अप्रोच को चेंज कर रहा है कि भैया ये लोग आ रहे हैं, बियॉन्से आ रहे हैं, जेजी आ रहे हैं, और इनको मोनालिसा की पेंटिंग के साथ सेल्फी वेल्फी लेना भी अलाउ कर दिया गया है। तो सोचो, अप्रोचेस चेंज हो रही हैं दुनिया की। मतलब इतना जो लूवर जैसा, मतलब एक फॉरेन का भी जो एक म्यूजियम है, वो भी अपनी अप्रोच को चेंज कर रहा है, मतलब एक कन्वेंशनल से हटके कर रहा है। इसका मतलब है हमको भी अपने म्यूजियम्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या उनके जो सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये कहने के पहले मुझे बताना पड़ेगा कि भैया जो स्कूल चिल्ड्रन आ रहे हैं, ये वाले सारे क्या कर रहे हैं, इनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ लाया जा रहा है। कह रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो ऐसा गया,
दिया, जिसने बोला कि स्कूल चिल्ड्रन आ रहे हैं बिल्कुल एकदम रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। फिर कह रहा है आर कि भैया इसके अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। कैसे? क्योंकि लूवर जो है उसने भी क्या किया था, जो 8.1 मिलियन विजिटर्स को जो अट्रैक्ट कर रहा है, उसने भी अलाउ कर दिया कि बियॉन्से और जैजी आ रहे हैं प्रमोशन के लिए, जहां पे मोनालिसा के साथ में सेल्फी ले रहे हैं, ये सारी चीजें कर दी उन्होंने। तो पी के बारे में हम फिर आर क्यू पे बोलेंगे, हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होने की जरूरत है ना। पी के साथ में फिर क्यू लगाएंगे, और क्यू के साथ में फिर जो S6 है वो देखो क्या कह रहा है। S6 कह रहा है बिकॉज इट इज बेटर टू अट्रैक्ट क्राउड्स एंड डस्ट। हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कोई उसको छू नहीं रहा है या फिर कोई उसके पास नहीं जा रहा है या कोई आना बंद कर देगा, तो क्या हो रहा है कि भैया जब चीजें यूज में ही नहीं रहेंगी, ये कह लो कि बस लगी हुई डिस्प्ले में, कोई उसके पास नहीं जा रहा है, दूर दूर से ही लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली साफ भी नहीं होंगी। तो लास्ट में ये कह रहा है कि इट इज बेटर टू अट्रैक्ट पीपल दैन डस्ट, मतलब सिर्फ चीजें धूल खाएं इससे अच्छा है कि लोग आके देखें, उसके साथ थोड़ा सा इंटरैक्ट करें। सो ये वाली बात तब उसके बाद में फिट हो जाएगी। सो मेरा ऑर्डर बनता है, सबसे पहले S रखा मैंने, फिर रखा R, फिर P, देन Q, फिर S6 हो गया। S1 ने स्टार्टिंग करी थी, सो S1 SRPQ, मतलब ऑप्शन नंबर C मेरा फिट हो गया। C के साथ में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं बेटा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहां गया? अच्छा 46 नंबर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया। ओके, अ डिकेड अगो UN recognized that rape can constitute a war crime and a constitutive act of genocide। ओके, डिकेड अगो UN ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि रेप से कैन कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर क्राइम, एक वॉर क्राइम हो सकता है और जीनोसाइड भी हो सकता है इसकी वजह से। चलो ठीक है, व्हाट इज जीनोसाइड? बहुत सारा नंबर में लोगों को मार देना जान से इज जीनोसाइड। The fact that these two peace laureates come from two different nations underlines that this problem has been widespread from Rwanda to Myanmar। The fact that these two peace laureates, दो peace laureates हैं, कोई भी होंगे डेफिनेटली। अब इनकी बात मुझे कहाँ रखनी पड़ेगी? peace laureates की बात रखनी पड़ेगी S6 के पहले। तो peace laureates कहाँ हैं उनको मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलिए, डेनिस Mukwege is a doctor who has spent decades treating rape survivors in the Democratic Republic of Congo, where a long civil war has repeatedly witnessed the horror of mass rapes. Nadia Murad is herself a survivor of sexual war crimes perpetuated by IS against the Yazidis. Today, she campaigns tirelessly to put those IS leaders in the dock in international courts. Okay. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि the fact that these two peace laureates come from two different nations। अब ये जो दो लॉरेट्स हैं इनको दो डिफरेंट नेशन से आते हैं, तो ये कौन से हैं? एक तो डेनिस मुकवेगे हो गए और दूसरी कौन है? दूसरी है नादिया मुराद। तो इनके ही कॉन्टेक्स्ट में बात हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग हम किससे करें? ये वाली बात है। अगर हम देखते हैं यहां पे बेटा, तो क्यू में बोला है डेनिस मुकावेगे की बात और यहां पे नादिया मुराद की बात है। ये है पर्सन नंबर 1 और ये है पर्सन नंबर 2। पी बोल रहा है दिस ईयर्स नोबेल पीस प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू 2 एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स फॉर देयर फाइट टू एंड द यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एज अ वेपन ऑफ वॉर। अब जब दो इंडिविजुअल्स को ये मिला हुआ है, ये कहने के बाद ही तो मैं इन दो इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर पाऊंगा। सो पी वुड बी फॉलोड बाय क्यू एंड आर, है ना। अब देखो, डेनिस मुकावे इज अ डॉक्टर हु हैज स्पेंट डेकेड्स ट्रीटिंग रेप सर्वाइवर्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वेयर अ लॉन्ग सिविल वॉर हैज रिपीटेडली विटनेस्ड द हॉरर ऑफ मास रेप्स। नादिया मुराद इज हरसेल्फ सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल वॉर क्राइम्स परपेचुएटेड बाय आईएस अगेंस्ट द याजीडीज। अब हमारे पास में दो अरेंजमेंट बन रहा है, देखिए जरा कैसे कैसे। सबसे पहला बन रहा है बेटा पी के साथ में क्यू और दूसरा बन रहा है पी के साथ में आर। या तो पी क्यू आर हो सकता है या तो पी आर क्यू हो सकता है। अब इसमें क्यू आर होगा या आर क्यू होगा, इस बात का अभी कोई रिलेशन नहीं है, बट पी को मुझे पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी बात हम करेंगे आगे चल के, देखिए जरा ध्यान से। अब आगे चलते हैं तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है। एस बोल रहा है टुडे शी कैंपेन्स टायरलेसली टू पुट दोज आईएस लीडर्स इन द डॉक इन इंटरनेशनल कोर्ट्स। यानी कि आर के साथ में एस चाहिए मुझे। अब अगर आर के साथ में एस चाहिए तो क्यू तो यहां पे आ नहीं सकता, मतलब ये वाला अरेंजमेंट फिलहाल गड़बड़ हो गया। आर के साथ में क्या चाहिए? एस चाहिए। सो एक चीज तो मालूम चल गई कि पी क्यू आर
एस, यही अरेंजमेंट मुझे बनाना पड़ेगा। सो पी क्यू आर एस का अरेंजमेंट यहां पे देखते हैं बेटा, कहां है पी क्यू आर एस का अरेंजमेंट है इसमें। हाँ, पी क्यू आर एस, ए ऑप्शन देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस के बारे में बात कर रहा है। तो बेटा ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें पी क्यू आर एस के साथ में हम चले जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ में वी वुड गो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आई गेस, या few scientists managed to break down the walls of the so-called ivory tower of academia and touch and inspire people who may not otherwise be interested in science। कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक वॉल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं जो आइवरी टावर ऑफ एकेडमिया बना हुआ है, और साइंस में जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उनको साइंस में इंटरेस्ट दिलाने का काम बेसिकली कुछ साइंटिस्ट करते हैं। नॉट मैनी वुड हैव सर्वाइव्ड दिस, लेट अलोन एक्सेल्ड इन द मैनर ही डिड। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाए, इस बात को तो छोड़ ही दो कि इस मैनर में कुछ लोग एक्सीलेंट हो पाए हों। स्टीफन हॉकिंग वाज वन ऑफ दीज फ्यू मतलब फ्यू साइंटिस्ट मैनेज, इसमें से जो कुछ साइंटिस्ट जो थे उसमें से स्टीफन हॉकिंग भी एक थे। अराउंड दिस टाइम ही वॉज डायग्नोस्ड, नहीं हो सकता। आर बोल रहा है जजिंग बाय द ऑड्स ही फेस्ड, अब ये भी स्टीफन हॉकिंस के लिए बोला गया था। व्हेन ही वाज अबाउट 20 years old, ये भी स्टीफन हॉकिंस के लिए बोला गया है। अब भैया शुरुआत करने के लिए कौन सा है, पी शुरुआत करेगा, तो देखो पी वाला ही ऑप्शन मुझे लगता है सारे होंगे। चलो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस तो हैं, तो एस को हटाओ, ये को सॉरी डी को कैसे हटा सकते हैं। सो वी आर रिमेनिंग विद ए, बी एंड डी। अब यहाँ पे ए, बी और डी बच रहा है। चलो पी क्यू एस आर है, पी आर क्यू एस है और पी आर एस क्यू है। एक है पी क्यू, फिर है एक है पी आर। चलो पी क्यू और पी आर को पढ़ लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, पी क्यू और पी आर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो पी क्यू क्या कह रहा है। स्टीफन हॉकिंग वाज वन ऑफ दीज फ्यू अराउंड दिस टाइम, पी के साथ में क्यू तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अराउंड दिस टाइम मतलब कोई टाइम तो बताओ, नहीं मालूम अभी, मतलब पी क्यू वाला बाहर हो गया, तो 2 ऑप्शंस बाहर, ए और सी बाहर। अब पी आर वाले 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स टेक पी के साथ में आर, पी के साथ में आर तो फिक्स हो गया। देखो आर क्या बोला, जजिंग बाय द ऑड्स ही फेस्ड एज अ यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नथिंग कुड हैव बीन अ मोर रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक, पी के साथ में आर हो गया। अब नाउ वी हैव पी आर, क्यू एस है और एस क्यू है। अच्छा, क्यू एस है और एस क्यू है। अराउंड दिस टाइम ही वाज डायग्नोस्ड विद amyotrophic lateral sclerosis and incurable motor neuron disease and given 2 years to live. When he was about 20 years old, he got the shattering news that he could not work with the great Fred Hoyle for this PhD as he had aspired to. अच्छा, एस में यहाँ पे पहले जब 20 साल के थे तब उनको मालूम चल गया कि भैया अब वो मतलब जो भी फ्रेड हॉयल हैं उनके साथ में काम नहीं कर सकते उनकी पीएचडी के साथ में, जैसा उन्होंने एस्पायर किया था कि भैया मुझे ऐसा काम करना है। ठीक है, देखो पहले तो यहाँ पे बात होगी यंग ग्रेजुएट थे वो, उसके बाद में जब वो 20 साल के हुए, यंग ग्रेजुएट मतलब वही लगभग 17, 18, 19 साल के, जब 20 साल के हुए तो उनको शैटरिंग न्यूज़ मिली कि भैया आप वो फ्रेड हॉयल के साथ में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एज ही हैड एस्पायर्ड टू, जैसा उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। Around this time, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis and incurable motor neuron disease and given 2 years to live. और इसी टाइम के दौरान क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं। पहला तो हो रहा है कि भैया यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे ग्रेजुएशन करने के लिए, 20 साल के जब थे तभी उनको ये मिल गया कि आप पीएचडी आप उनके साथ में नहीं कर पाएंगे, और इसी टाइम में उनको ये वाली डिजीज से डायग्नोस हो गया। ठीक है, चलो तो इसके बाद में फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, Not many would have survived this, let alone excelled in the manner he did। कह रहा है कि भैया इस चीज को कोई नहीं बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाए थे, और एक्सेल करने की बात तो छोड़ ही दो, जिस हिसाब से उन्होंने एक्सीलेंट बन गए उस चीज को तो छोड़ ही दो। क्या चीज नहीं सर्वाइव कर पाए थे बेटा, इसका मतलब है S6 के पहले मुझे डिजीज लिखनी पड़ेगी कि क्या चीज सर्वाइव नहीं कर पाए थे, मतलब क्यू लास्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि डिजीज जो हुई थी वो इसी टाइम पे लिखी गई थी। तो क्यू लास्ट में आ रहा है, मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, क्यू लास्ट में आया, यानी कि हमारे पास में देखो स्टार्टिंग करने के लिए एस तो था ही नहीं, ये वाला बाहर हो गया था, पी क्यू एस आर बाहर हो गया था, अब क्यू लास्ट में चाहिए तो बी भी बाहर, अल्टीमेटली डी ऑप्शन के साथ में चलेंगे। सो 47th वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 48 बेटा, ध्यान से देखिए। 48th नंबर क्वेश्चन सेज द क्लाइमेट क्वेश्चन presents a leapfrog era for India's development paradigm. This presents a good template for India building on its existing plans to introduce electric mobility through buses first and cars by 2030.
Okay, climate question presents a leapfrog era for India's development paradigm. It is aimed at achieving a shift to sustainable fuels, getting cities to commit to eco-friendly mobility, and delivering more walkable communities, all of which will improve the quality of urban life. At the Bonn conference, a new transport decarbonization alliance has been declared. This has to be resolutely pursued, breaking down the barriers to wider adoption of rooftop solar energy at every level and implementing net metering systems for all categories of consumers. Already, the country has chalked out an ambitious policy on renewable energy, hoping to generate 175 gigawatts of power from green sources by 2022. अब ये क्वेश्चन को देखो और बताओ कि इसमें कहां पे स्टार्टिंग हो सकती है। देखो, एक चीज तो यहां पे बोली जा रही है जो बहुत अच्छे से समझ आ सकती है, वो क्या है बेटा, दिस हैज लेड टू। अब यहां पे दिस हैज लेड टू बी रेजोल्यूटली परस्यूड ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू वाइडर अडॉप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर एनर्जी। अभी जो दिस लिखा है ना, कि मतलब इसको बहुत अच्छी तरीके से परस्यू करना चाहिए, ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू वाइडर अडॉप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर एनर्जी, है ना, और रूफटॉप पे भी सोलर एनर्जी लगा दें, एवरी लेवल इंप्लीमेंटिंग नेट मीटरिंग सिस्टम्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। अब आर कह रहा है कि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट अगर हम करें और रूफटॉप पे भी सोलर्स लगा दें तो ये सारी तरीके से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी बात कहां पे करी गई है ये चीज अगर हम देख लें इसके पहले तो मजा आ जाएगा। ऑलरेडी द कंट्री हैज चॉक्ड आउट एन एम्बिशियस पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी होपिंग टू जनरेट 175 गीगावाट्स ऑफ पावर फ्रॉम ग्रीन रिसोर्सेज बाय 2022। अब ग्रीन सोर्सेज की बात तो यहां पे कर रहा है, दिस हैज टू बी रेजोल्यूटली परस्यूड ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू वाइडर अडॉप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ग्रीन सोर्सेज क्या है, यही वाली चीज है, तो एस के साथ में आर को लगा सकते हैं, एस के साथ में आर को हम फिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो और ऑप्शंस को देखते हैं बेटा। बाकी ऑप्शंस, एट द बॉन कॉन्फ्रेंस अ न्यू ट्रांसपोर्ट डिकार्बनाइजेशन अलायंस हैज बीन डिक्लेयर। अब यहां पे दिस हैज टू बी रेजोल्यूटली परस्यूड के बारे में बात तो नहीं होगी, तो क्यू के साथ में आर तो नहीं चाहिए। It is aimed at achieving a shift to sustainable fuels, getting cities to commit eco-friendly mobility and delivering more walkable communities। अब यहाँ पे फिर से walkable वाले कॉन्टेक्स्ट में दिस को तो नहीं कनेक्ट कर सकते, क्या बच रहा है इकलौता, एस के साथ में आर कनेक्ट करना पड़ेगा। एस आर वाला पेयर देखो कहाँ कहाँ पे है, एस आर वाला पेयर है हमारे पास में, देखो इधर नहीं है, एस आर यहाँ पे नहीं है, एस आर इधर भी नहीं है, एस आर यहाँ पे है, एस आर फिर आएगा क्यू पी। चलो एस आर के बाद में लेट्स लुक एट क्यू देन पी। एसआर हो गया, फिर क्यू क्या कह रहा है, एट द बॉन कॉन्फ्रेंस अ न्यू ट्रांसपोर्ट डिकार्बनाइजेशन अलायंस हैज बीन डिक्लेयर्ड। और बॉन कॉन्फ्रेंस में एक नया ट्रांसपोर्ट डिकार्बनाइजेशन अलायंस भी डिक्लेयर हो गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, इट इज एम्ड, क्या चीज एम्ड है भैया, जो डिकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट वाला अलायंस है, ट्रांसपोर्ट वाला अलायंस वही तो बात करेगा कि फ्यूल्स में कैसे करना है, सिटीज में कैसे इको फ्रेंडली मोबिलिटी हो सकती है, मोबिलिटी मतलब जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे कम्युनिटीज, वॉकेबल कम्युनिटीज बनानी है, उसके साथ में अर्बन लाइफ, ये सब करने के बाद में इंप्रूव होगी। तो इट इज एम्ड का मतलब है ये जो ट्रांसपोर्ट वाला है, तो क्यू के साथ में पी चाहिए, क्यू के साथ में पी चाहिए, और एस के साथ में आर चाहिए, तो एस के साथ में आर फिर क्यू के साथ में पी, तो एस आर क्यू पी बन जाता है हमारा एक बढ़िया स्टार्टिंग पेयर, एस आर क्यू पी, यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका करेक्ट आंसर चॉइस। चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा। नेक्स्ट कह रहा है नंबर 49 कह रहा है, द डॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज ओपनड अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा। जो डॉन ऑफ इंफॉर्मेशन एज है उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लिखी है, मतलब निकाली हैं बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा के लिए। टू सम इन दिस एरा ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड एल्गोरिदम बेस्ड प्रोसेसिंग ऑफ zettabytes of information, the fear that their personal data may be unprotected may conjure up visions of dystopian world in which individual liberties are compromised. To some in this era of big data analytics and automated algorithm based processing of zettabytes of information, the fear that their personal data may be unprotected may conjure up visions of dystopian world in which individual liberties are compromised. अब ultimately कह रहा है कि भैया इतना सारा डेटा जो है और हम कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, तो इतना सारा डेटा जब सबके पास में अवेलेबल है तो हमारा डेटा लीक होने की भी बहुत सारी चांसेस है कि यार हम कहां तक स्टोर करके रखेंगे, तो हम गूगल ड्राइव और ऐसी चीजों में उसको अपलोड कर देते हैं और फिर डेटा लीक होना, शेयर होना, ये सब चीजें बहुत कॉमनली आप सुनते भी होंगे। तो इस चीज का एक सॉर्ट ऑफ फियर है। डिस्टोपियन का मतलब है यहाँ पे एक नॉन परफेक्ट वर्ल्ड का एग्जिस्ट करना, मतलब जहां पे हम खुद ही सेफ नहीं है। बट इट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैसिव स्कोप ऑफ for progress provided by the digital era and the fear of loss of individual autonomy that is foregrounded in any debates about data protection laws. Okay, the dawn of the information age opened up great opportunities for the beneficial use of data.
चलिए तो आगे बढ़ते हैं. द डॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज ओपनड अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा, बट इट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैसिव स्कोप ऑफ प्रोग्रेस प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल era and the fear of loss of individual autonomy that is foregrounded in any debates about data protection laws. It also enhanced the perils of unregulated and arbitrary use of personal data. It is against this backdrop that the white paper made public to elicit views from the public on the shape and substance of a comprehensive data protection law assumes significance. Unauthorized leaks, hacking and other cyber crimes have rendered databases vulnerable. Vulnerable का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो फटाक से अफेक्ट हो जाती हैं या तुरंत लीक हो जाती हैं, जिनको डिस्टर्ब होने की चांसेस ज्यादा रहती हैं. ठीक है बेटा. सी अगर हम S1 देखें तो द डॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज ओपनड अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा. जो डॉन ऑफ इंफॉर्मेशन एज है उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा मतलब बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा का बहुत सारा मतलब डेटा को बहुत अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं जिस चीज का बेनिफिट हम ले सकते हैं. ठीक. अब अगर आप क्यों देखो, इट ऑल्सो इनहैंस द पेरिल्स ऑफ अनरेगुलेटेड एंड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पर्सनल डेटा. इसके साथ साथ मतलब सारे बेनिफिट्स के साथ साथ में उसने क्या किया है, बहुत सारे खतरों को भी वो साथ में लेके आ गया है. तो अगर मान लेते हैं मैं क्यू से स्टार्टिंग करता हूं. देखो कह रहा था कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है. फिर इसने बोला कि इस यूजफुलनेस के साथ में क्या क्या लेके आ गया, इट ऑल्सो इनहैंस्ड द पेरिल्स. पेरिल्स का मतलब होता है जोखिम या खतरा. इसका मतलब होता है खतरा. ये सारे जोखिम और खतरा भी लेके आ गया है ना. अनरेगुलेटेड एंड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पर्सनल डेटा, कोई भी आपका डेटा यूज कर रहा है तो इस चीज में. तो भैया क्यू से अगर हम स्टार्टिंग माने, अब क्यू के साथ में क्या चीज फिक्स हो सकता है. देखो अब यहां पे कह रहा है अनरेगुलेटेड एंड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पर्सनल डेटा, unauthorized leaks, hacking and other cyber crimes have rendered databases vulnerable. अब अगर हम देखें यहां पे जो बात को शुरू करी थी वो उसके बारे में, इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप. दिस बैकड्रॉप अभी कोई बैकड्रॉप नहीं है, आर को नहीं लगा सकते. एस को देखो, अनऑथराइज्ड लीक्स, हैकिंग एंड अदर साइबर क्राइम्स हैव रेंडर्ड डेटाबेसेस वल्नरेबल. अनऑथराइज लीक हो जाते हैं, जो हैकिंग हो जाती है, और अलग अलग जो साइबर क्राइम्स है, जो बाकी साइबर क्राइम्स है, उन्होंने क्या किया, जो डेटाबेस है हमारा उसको बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना दिया, मतलब बहुत ज्यादा अनसेफ बना दिया है. तो यहां पे भैया पेरिल या जो जोखिम था, जो खतरा था, उसकी बात हो रही थी, और यहां पे जो अनसेफ है वो उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. तो क्यू के साथ में मैं लगाऊंगा एस को. अब देखो क्यू के साथ में एस लग गया. फिर but it is the conflict between the massive scope of progress provided by the digital era and the fear of loss of individual autonomy that is foregrounded in any debates about data protection laws. अब बात यही हो रही है कि शुरुआत कहां से हुई है भैया, शुरुआत हुई है हमारी कि यार एक काम करा है हमने कि सारी चीजें बढ़िया से चल रही थी, बहुत सारा डेटा अवेलेबल था, सब कुछ मस्त हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, जो खतरा है डेटा लीक का उसने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी. अब यहां पे मैंने क्या किया था, क्यू लिया, उसके बाद में एस लिया कि अनऑथराइज्ड लीक्स है, हैकिंग है, साइबर क्राइम्स है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है. अब इसके साथ में अगर आप देखोगे तो फिर यहां पे आर कह रहा है इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप. दिस बैकड्रॉप अभी तक नहीं आया है. ये कह रहा है कि पी देखो, पी कह रहा है कि बट इट इज द कॉन्फ्लिक्ट. ये कॉन्फ्लिक्ट है किसके किसके बीच में, एक मैसिव स्कोप है प्रोग्रेस का, मतलब डेटा मिल रहा है तो प्रोग्रेस होगा, और प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल एरा, एंड किसके बीच में, द फियर ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, और अपनी ऑटोनॉमी के बीच में एक वो है, मतलब अपना डेटा अपना नहीं है, आप अपने आप से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हो, है ना. दैट इज फोरग्राउंडेड इन एनी डिबेट्स अबाउट डेटा प्रोटेक्शन लॉज. और भैया ये चीज हमेशा फोरग्राउंडेड रहती है किसी भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज में. इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट द व्हाइट पेपर मेड पब्लिक टू एलिसिट व्यूज फ्रॉम द पब्लिक ऑन द शेप एंड सब्सटेंस ऑफ अ कंप्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ अज्यूम सिग्निफिकेंस. और इसी वजह से जो आपसे पूछा जाता है ना कि भैया डू यू वांट टू शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोटोज या पूरा गैलरी का एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो टाइप ऑफ ये सारी चीजें जो है वो बैकड्रॉप के कॉन्टेक्स्ट में ही आई हुई हैं, लेकिन इसने भी बहुत हद तक चीजों को सॉर्ट नहीं किया है. अब इस बारे में पूरी बात खत्म होने के बाद में फिर पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, S6 क्या कह रहा है, टू सम इन दिस एरा ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड एल्गोरिदम बेस्ड प्रोसेसिंग ऑफ zettabytes of information, the fear that their personal data may be unprotected may conjure up visions of a dystopian world in which individual liberties are compromised. अब कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है या सेफ नहीं है इस जगत में, इस दुनिया में जहां पे इतना सारा डेटा है कि
मतलब सब एक दूसरे से इधर उधर सब डेटा शेयर हो रहा है। तो भैया एक डिस्टोपियन वर्ल्ड की आप इमेजिनेशन कर सकते हो जहां पे आपको लिबर्टी बिल्कुल नहीं मिली है। मतलब जो चीज आप समझ रहे हो कि ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, मेरे पास सेफ सिक्योर है, वो चीज अल्टीमेटली नहीं है और फिलहाल हमारा इसमें कोई स्टेक भी नहीं है। तो इस हिसाब से बेटा शुरुआत हमने करी थी पॉइंट नंबर क्यू से हमने शुरुआत करी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि पी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पी के लिए हमें दोनों बातें पूरी तरीके से खत्म करनी पड़ेंगी। तो क्यू और एस लास्ट में जो खतरे थे डेटा शेयरिंग से उनकी बात कर रहे हैं। तो डी वाले के साथ हम जाएंगे। क्यू और एस में बात हुई है कि डेटा लीक से जो खतरे हैं वो क्या क्या हैं, मतलब कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम, अनऑथराइज्ड लीक्स है, हैकिंग है, ये सब हो सकता है, ये बात एस ने करी है। फिर पी ने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया है कि भैया एक तरफ तो हमें बढ़िया डेटा इंफॉर्मेशन मिल रही है, खूब सारा बढ़िया चल रहा है, जो लोग डेटा माइनिंग करते हैं उनके पास उनका तो सब कुछ बेनिफिशियल चल रहा है, सब पॉजिटिव चल रहा है। फिर पी ने बोला कि लेकिन बेटा हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास में डेटा का कोई प्राइवेसी नहीं है, ऑटोनॉमी हमें खोई जैसी लग रही है। फिर लास्ट में आर ने बोला कि इसी वजह से बहुत सारे डेटा प्रोटेक्शन लॉज को बनाया गया। ठीक है, तो QSPR यहां पे एक सही ऑर्डर को दे पा रहा है और लास्ट मतलब डी ऑप्शन सही दे पा रहा है। और लास्ट में फिर बोल रहा है कि अगर ऐसा ही चल रहा है तो हमें लग रहा है कि हम डिस्टोपियन सोसाइटी में रह रहे हैं। सो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 49। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 50। आई होप ये इस अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन हो, उसके बाद में दूसरे टाइप के क्वेश्चन जरूर आ जाए। चलिए 50th क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड no country can hope to improve tariffs without affecting its own economic interests. Globalized world में कोई भी country can hope to impose tariffs without affecting its own economic interest. कोई भी कंपनी जो है, कोई भी कंट्री क्या करती है, कोई भी टैरिफ नहीं इंपोज कर सकती है बिना अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इफेक्ट किए। मतलब जैसे कोई भी चार्जेस लगाए, कोई भी टैक्स लगाया तो उसके लिए उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, द ऑनगोइंग ट्रेड वॉर ऑल्सो थ्रेटन्स द rules-based global trade order which has managed to amicably handle trade disputes between countries for decades. So both the US and China, which have blamed each other for the ongoing trade war, are doing no good to their own economic fortunes by engaging in this tit-for-tat tariff battle. Apart from disadvantaging its consumers who will have to pay higher price for certain goods, tariffs will also disrupt their supply chain of producers who rely on foreign imports. China, which is fighting an economic slowdown, will be equally affected. अब देखो will be equally affected मतलब इसके पहले क्या हो रहा है, चाइना के अलावा भी कोई इफेक्ट हो रहा है, मतलब आर शुरुआत नहीं करेगा बेटा। ठीक है, The minutes of the US Federal Reserve June policy meeting show that the minutes of the US Federal Reserve June policy meeting show that economic uncertainty due to the trade war is already affecting private investments in the US, with many investors deciding to scale back or delay their investment plans. ठीक है, अब यहां पे देखो आर से शुरुआत नहीं करेंगे तो आर से शुरुआत यहां पे हो भी नहीं रही है। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग करने के लिए बेटा बच रहा है एस बच रहा है, क्यू बच रहा है और पी बच रहा है। देखो एस है, क्यू है और पी है, क्या पी से स्टार्टिंग हो सकता है? पी देखो, so both the US and China, which have blamed each other for the ongoing trade war, are doing no good to their own economic fortunes by engaging in this tit-for-tat tariff battle. अब जब S1 ने बोला था कि ये सब अपने इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स के लिए करते हैं, तो पी बोल रहा है सो बोथ यूएस और चाइना ऐसा अपने फॉर्च्यून्स के लिए नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो गया? तो पी से शुरुआत नहीं करेंगे, पी वाला पॉइंट यहां से हटा देंगे क्योंकि S1 और पी एक साथ लिंक होकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। एस से बात करते हैं। द मिनट्स ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व जून पॉलिसी मीटिंग शो दैट इकोनॉमिक अनसर्टनिटी ड्यू टू ट्रेड वॉर इज ऑलरेडी अफेक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द यूएस, with many investors deciding to scale back or delay their investment plans. ठीक है, एस के साथ में फिर हमें क्यू लगाना पड़ेगा। Apart from disadvantaging its consumers who will have to pay higher prices for certain goods, tariffs will also disrupt the supply chain of producers who rely on foreign imports. ठीक है, एस क्यू चल गया। उसके बाद में पी देखो बेटा, एस क्यू के बाद में पी, सो बोथ द यूएस एंड चाइना है। अब फिर हम एकदम से चाइना की बात कैसे करने लगे? तो चाइना की बात अभी तक हुई नहीं है। एसक्यू के साथ में अगर हम चलते हैं तो चाइना की बात तो यहां पे हुई नहीं है। तो बेटा एसक्यू वाला पॉइंट और पीएस वाला पॉइंट ये दोनों बाहर हैं। अब बच रहा है क्यूपी और क्यूआर। लेट्स लुक एट क्यूपी एंड लेट्स लुक एट क्यूआर। देखो, apart from disadvantaging its consumers who will have to pay higher prices for certain goods, tariffs will also disrupt the supply chain of producers who rely on foreign imports. ठीक है, अब क्यू से हमने शुरुआत कर लिया।
Q के साथ में P चाहिए या R चाहिए, इसको चलो देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे Q के साथ में मैंने P लिया तो यहाँ पे यूएस और चाइना दोनों की बात हो गई है ना। सो बोथ देश इन चाइना विच हैव ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द ऑनगोइंग ट्रेड वॉर, अभी बात ही नहीं हुई है तो एकदम से Q के साथ में मैं P कैसे ले लूं। और फिर उसके बाद में Q के साथ में R है, R कह रहा है चाइना विच इज फाइटिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन विल बी इक्वली अफेक्टेड है, इक्वली अफेक्टेड। अभी Q के साथ में R नहीं ले सकते, यानी कि Q के साथ में P की बात ही करनी पड़ेगी, क्योंकि Q के साथ में R जो है वो बता रहा है कि भैया इक्वली अफेक्टेड है। मतलब इसका मतलब ये है कि बराबरी से इफेक्ट कैसे होगा, इसके लिए कोई और पॉइंट मुझे साथ में रखना पड़ेगा। तो QP फिलहाल लॉजिकल तो नहीं लग रहा था, बट स्टिल QR तो एकदम ही गलत हो गया। PS वाला पॉइंट मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया था, ये भी बाहर निकाल दिया था। QR वाला यहां पे लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑल्सो या फिर इवन तब हम लगा सकते हैं जब ऑलरेडी किसी की बात कर ली है, और Q में तो बात की नहीं है। मतलब भैया C वाला भी बाहर है, QP SR की बात करनी पड़ेगी, जिसमें Q ने स्टार्टिंग करी है, P ने बोला था चाइना और US दोनों के केस में हो जाएगा, फिर इसने चाइना को लिखा, सॉरी फिर इसने अमेरिका को लिखा, फिर इसने चाइना को लिखा। ठीक है, तो QP के बाद में S हो जाएगा अमेरिका वाला पॉइंट और R हो जाएगा चाइना वाला पॉइंट। इस तरीके से B ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर की तरह फिट हो जाता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन की बात हो रही है। ठीक, कॉम्प्रीहेंशन हर बार का ही पार्ट है, मतलब हर पेपर में आपको देखने को मिलता ही है, चाहे आप CDS 1 देख लो चाहे CDS 2 देख लो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ पैसेज वेरी कर सकते हैं। कभी कभार छोटे छोटे पैसेज आएंगे तो उसमें हो सकता है कि 5-6 पैसेज, कभी कभी 6 पैसेज भी देखे गए हैं। जब आप सारे PYQs देखोगे तो आपको लगेगा कभी कभी 6 पैसेज आए हैं, लेकिन वो पैसेज थोड़े छोटे छोटे से होंगे, 7-8 लाइन के, 6-7 लाइन के, ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कभी कभी सिर्फ आपके पास में 3-4 ही पैसेज आए, तो उनकी लेंथ थोड़ी सी ठीक हो सकती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे खासे मिलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहां बात हो रही है फ्रॉम 1600। देखो, इन दिस सेक्शन यू हैव फ्यू शॉर्ट पैसेजेस, आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। फर्स्ट इज द पैसेज एंड आंसर द आइटम्स बेस्ड ऑन इट। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट योर आंसर्स बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑथर ओनली। सिर्फ ऑथर के ओपिनियंस और कंटेंट जो इसमें लिखा है उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। चलिए, from 1600 to 1757, the East India Company's role in India was that of a trading corporation which brought goods or precious metals into India and exchanged them for Indian goods like textiles and spices, which it sold abroad. Its profits came primarily from the sale of Indian goods abroad. Naturally, it tried constantly to open new markets for Indian goods in Britain and other countries. तो उसने क्या किया, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो ब्रिटेन थे वो क्या करते थे, इंडिया से चीजें लेके जाते थे, बाहर में बेचते थे। अब जब अपने देश में ले जाके बेचेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ शॉप या कोई ना कोई आउटलेट बनाना पड़ेगा। Thereby it increased the export of Indian manufacturers and thus encouraged their production। और इस तरीके से धीरे धीरे करके जो दुकानें बढ़ जाएंगी और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये चीजें धीरे धीरे इसी तरीके से चलती जाएंगी, है ना। दिस इज द रीजन वाई इंडियन रूलर्स टॉलरेटेड एंड इवन एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज फैक्ट्रीज इन इंडिया। और इसी वजह से जो रूलर्स थे उनको लगा यार कि अच्छा है, हमारे देश में चीजें ज्यादा बन रही हैं, ज्यादा लोग को व्यापार रोजगार मिल रहा है, तो बनने देते हैं, अच्छा ही है, हमारे देश से एक्सपोर्ट होता जा रहा है। लेकिन उनको चाल नहीं समझ आ रही थी, तो इस चीजों ने धीरे धीरे चलती रही। बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स वर जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी दैट इंडिया टेक्सटाइल्स एंजॉय इन ब्रिटेन। और शुरुआत से ही क्या था भैया कि इंडिया के टेक्सटाइल्स ब्रिटेन बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इस चीज से उनको शुरुआत से ही जलन थी कि यार हमारी चीजें देखो बाहर से आ रही हैं, उसके लिए तुम ज्यादा मतलब वो हो। ठीक है, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, जो सोचो अब जैसे मान लो ये बात हो रही है कि ये है ए, ये है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश है ये, और ये है बी, ये है इंडिया। अब जो इंडिया का कपड़ा है या जो सामान है वो ब्रिटेन में आके बिक रहा है, तो जो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं, इनको तो जलन होगी ना यार कि भैया बाहर से चीजें आके बिक रही हैं, हमारी वाली तो बिक ही नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। ऑल ऑफ अ सडन ड्रेस फैशन चेंज एंड लाइट कॉटन टेक्सटाइल्स बिगेन टू रिप्लेस द कोर्स वुलन्स ऑफ द इंग्लिश। और क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, ड्रेस फैशन चेंज हो गया और लाइट कॉटन टेक्सटाइल्स किसको रिप्लेस कर दी, जो हैवी जो कोर्स वुलन कपड़े होते थे इंग्लैंड के, जो या अंग्रेज पहना करते थे, उनको एकदम से रिप्लेस करके ये लोग एकदम बढ़िया सॉफ्ट कॉटन वाले कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट हो गए। Before the author of the famous novel Robinson Crusoe complained that Indian cloth had crept into our houses, our closets and bed chambers। और एक ऑथर थे जिनका नाम था, इनकी एक नॉवल थी रॉबिन्सन क्रूसो, उन्होंने कंप्लेन किया कि इंडिया के जो कपड़े हैं वो भैया हमारे घरों में आ चुके हैं, क्रीप करके आ चुके हैं हमारे घरों में, हमारे क्लोजेट्स में, हमारे अलमारी में आ चुके हैं, और हमारे बेड के चैम्बर्स तक में वही कपड़े हैं, हमारे अपने कपड़े अब बचे ही नहीं है। ठीक है, कर्टन्स, कुशन्स, चेयर्स एंड at last bed themselves were nothing but
कैलिकोज और इंडिया स्टफ्स। कर्टेन से लेके, कुशन से लेके, चेयर और सारे बेड वेड सब कुछ किसके थे बने हुए? ये मैन्युफैक्चरिंग थी या तो उन्हीं के कपड़े या टेक्सटाइल से बने हुए थे। कहां से? इंडिया वाले थे। ठीक है, अब यहां पे देखो, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट द सेल ऑफ इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड। अब जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है वो कह रहे हैं यार हमारी कोई चीज खरीद ही नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट में प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया नहीं यार, इनको मना करो यार कि ये सब खराब हो रहा है, इनको बोलो कि अब इंडिया में गुड्स आप नहीं बेच सकते हो। ठीक है, तो या इंडिया की गुड्स नहीं आएंगे, इंडिया में गुड्स नहीं आएंगे। तो यहां पे यार दो चीजें हो रही, एक तो ब्रिटेन सरकार को फायदा वायदा मिल ही रहा होगा, दूसरा वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ब्रिटेन के अपने, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया अब हम ब्रिटेन में बाहर से गुड्स नहीं आने देंगे क्योंकि हमारा तो जीरो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, इंडियन इंग्लैंड बाय 1720 में क्या होता है, लॉज हैड बीन पास फॉरबिडिंग द वेयर ऑफ यूज ऑफ प्रिंटेड और डाइड कॉटन क्लॉथ। अब भैया 1720 में एक लॉ पास हो गया कि आप प्रिंटेड और डाइड कॉटन क्लॉथ को नहीं पहन सकते। ठीक है, इन 1760 अ लेडी हैड टू पे अ फाइन ऑफ 200 फॉर पोजेसिंग एन इंपोर्टेड हैंडकरचीफ। एक हैंकी पसेस करने के लिए $200 का उसको फाइन लग गया एक औरत को। मोर ओवर हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन द इंपोर्ट ऑफ प्लेन क्लोथ, और हैवी ड्यूटीज लगाने लग गए अगर प्लेन क्लोथ भी वहां से मंगाना होता था तो। अदर यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट हॉलैंड ऑल्सो आइदर प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ और इम्पोज हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज, या तो एकदम बंद कर दिया तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी हैं। In spite of these laws, however, Indian silk and cotton textiles still held their own in foreign markets. और उसके बाद भी अपना एक मजबूत पकड़ इंडियन सारी चीजें बनाई हुई थी। Until the middle of the 18th century, when the English textile industry began to develop on the basis of new and advanced technology. और 18 सेंचुरी तक ये ऐसे ही चलता गया जब तक जो इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने अपने आप को नई और एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बनाना या इंप्रूव करना शुरू नहीं कर दिया था। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। पैसेज काफ़ी इजी था, किसी को हिस्ट्री अगर पता हो तो ये आसानी से पैसेज को कर सकता है। 2 क्वेश्चंस हैं, 3 है, 4, 5 क्वेश्चंस हैं, देन उसके बाद में नेक्स्ट पैसेज आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज encouraging the export of Indian manufacturers because it was a philanthropic trading corporation. आदमी के भले के लिए तो नहीं थी, बेकार। बी, इट वॉन्टेड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रॉस्पर इन ट्रेड एंड कॉमर्स, नहीं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉस्पर करने का उनका कोई मोटिव नहीं था। इट प्रॉफिटेड फ्रॉम द सेल ऑफ इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स, एग्जैक्टली ये मकसद था उनका। इट फियर्ड इंडियन किंग्स हु वुड नॉट परमिट देम इन ट्रेड इन इंडिया, अरे जब डर रहे होते तो कहाँ से ले देता है वो, एक्सपोर्ट करते ही कहाँ से? तो भैया सी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए वो ये सारे काम किया करते थे। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 52। द पीपल ऑफ इंग्लैंड यूज इंडियन क्लोथ्स बिकॉज, पीपल ऑफ इंडियन जो इंग्लैंड के लोग थे वो इंडियन क्लोथ्स को क्यों यूज किया करते थे? देखिए, दे लव फॉरेन एंड इंपोर्टेड क्लोथ्स, नहीं ऐसा नहीं लिखा है कि फॉरेन और इंपोर्टेड क्लोथ्स को ही पसंद करते थे। देन टेक्सटाइल्स फॉर लाइट कॉटन, यही तो ट्रेंड चेंज हुआ था कि लाइट कॉटन जाके वहां पे और बाकी उनका जो कोर्स वुलन था उसको रिप्लेस कर दिया था उसने। तो क्या हो रहा था, इंडियन टेक्सटाइल वॉज लाइट कॉटन, इसीलिए वो लोग इसको प्रेफर किया करते थे। द इंडियन क्लोथ्स वर चीपर, अब यहाँ पे चीपर नहीं क्योंकि हैवी टैक्स देने के बाद भी वो इसको खरीद रहे थे। द इंडियन क्लोथ्स वुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, अरे भैया इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि बहुत मुश्किल हुआ करती होगी। सो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देखिए, व्हाट डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर डू टू compete with the Indian manufacturers? ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ compete करने के लिए? दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू लेवाई हैवी ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ्स। देखो बेटा, इससे वो लोग कंपीट तो नहीं कर पाए थे, है ना, इससे थोड़ा सा एक्सपोर्ट उनका कम हो गया होगा, लेकिन कंपीट कर पाए थे कि नहीं इस चीज़ पे कोई जिक्र नहीं है। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू लेवाई हैवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ्स। पहली चीज तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट के लिए थोड़ी होता है, तो ये तो सीधा बाहर हो गया। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू लेवाई हैवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स क्लोथ्स, तो ये वाली बात को कंसिडर कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन सही आंसर ये है या आगे का है, देखो, दे रिक्वेस्टेड पीपल टू चेंज देयर फैशन प्रेफरेंसेस, ये तो गलत है। दे लोअर्ड द प्राइसेस ऑफ द ब्रिटेन मेड टेक्सटाइल, ये भी गलत है, ये कहीं मेंशन नहीं है। इससे भी अच्छा ऑप्शन हो सकता था कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, एडवांस टेक्नोलॉजी को ले आए थे जिसके बाद में थोड़ा सा कंपटीशन कम हो गया था। बट फिलहाल अभी इनमें से बी ऑप्शन सबसे बेस्ट चॉइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। Which source is cited by the author to argue that Indian textile was in huge demand in the 18th century England? कौन सी चीज से पता चल रहा है कि इंडियन टेक्सटाइल ह्यूज डिमांड में था इंग्लैंड में, है ना, 18th सेंचुरी की बात लेकिन करो। चलो, अरे देखो जरा,
द आर्काइवल सोर्स, द साइंटिफिक सोर्स, द जर्नलिस्टिक सोर्स, द लिटरेरी सोर्स। कौन से वाले से हमको ये मालूम चल जाता है? बेटा देखो, लिटरेरी सोर्स की बात होगी क्योंकि जो किताब लिखी थी उसी में ये चीज लिखा हुआ था। तो जर्नलिस्टिक, साइंटिफिक और आर्काइवल को हटा देंगे। लिटरेरी सोर्स की बात है क्योंकि एक किताब में लिखा हुआ था, है ना, तो इसलिए डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। चलो, फिर आ रहा है न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन द पैराग्राफ रेफर्स टू। जो पैराग्राफ में न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी लिखा गया है उसका क्या मतलब है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। देखो, इसका मतलब नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई थी जब मशीन्स और एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगे थे, तो इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इस वजह से सिर्फ एक ही रिलेवेंट ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले पैसेज की तरफ। ध्यान से देखिए नेक्स्ट पैसेज क्या कह रहा है। काफी बड़ा पैसेज है, चलो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। जिम्बाब्वे's prolonged political crisis reached the boiling point earlier this month। जिम्बाब्वे का पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच गया दिस मंथ व्हेन प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे डिसमिस द वाइस प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने वाइस प्रेसिडेंट को डिसमिस कर दिया। एमरसन मैंगागवा, यार क्या नाम होता है इनका, मैंगागवा को चलो हम एमरसन मैंगागवा पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एमरसन मैंगागवा को डिसमिस कर दिया। A battle to succeed, the 93-year-old liberation hero turned president had already been brewing within the ruling Zimbabwe African National Union Patriotic Front, ZANU-PF। कह रहा है कि a battle to succeed, the 93-year-old liberation hero turned president had already been brewing within the ruling Zimbabwe African National Union Patriotic Front, ZANU-PF, with the old guard backing Mr. Mnangagwa। ठीक है, himself a freedom fighter and Generation 40, a grouping of younger leaders supporting Mr. Mugabe's 52-year-old wife. Grace Miss Mugabe, known for her extravagant lifestyle and interfering ways, has been vocal in recent months about her political ambitions. Mr. Mugabe was seen to have endorsed her when on November 6 he dismissed Mr. Mnangagwa। Okay, Mr. Mugabe have to nurse her when on November 6 he dismissed Mr. Mnangagwa। ठीक है, मिस्टर मुगाबे भी इस चीज में इनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे अपनी वाइफ को। जब उन्होंने किसको डिसमिस किया था, मिस्टर मुगाबे ने जब किसको डिसमिस किया था, मिस्टर मगांगवा को जब डिसमिस किया था। बट मिस्टर मुगाबे हु हैज रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1980 अर्ड ऑन 2 counts। दो तरह से उन्होंने गलती कर दी। ही अंडरएस्टिमेटेड द डीप कनेक्शंस ऑफ मिस्टर मगांगवा हैज विद इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड ओवर एस्टिमेटेड हिज ओन पावर इन अ सिस्टम ही हैज़ हेल्प्ड शेप। अब दो चीज़ें गलती इन्होंने क्या कर दी, पहली तो ये कर दी कि भैया इन्होंने उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि भैया उनकी पावर कम होगी इसलिए उनको डिसमिस कर दो। किसकी पावर को, मगांगवा की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे हु हैज़ रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स अर्ड इन 2 counts, दो तरह से इन्होंने गलती करी। ही अंडर एस्टिमेटेड किसकी, डीप कनेक्शंस ऑफ मिस्टर मुगांगवा। मिस्टर मुगांगवा ने जो कनेक्शंस बनाए थे लोगों से उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, मतलब बहुत कम आंक लिया। हैज़ विद इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड, और क्या दूसरी गलती क्या कि ओवर एस्टिमेटेड हिज ओन पावर, और अपनी पावर को बहुत ज्यादा मान लिया कि भैया मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, है इन अ सिस्टम हैज हेल्प शेप, और उस सिस्टम में अपनी पावर को बहुत ज्यादा मान लिया जिसको उन्होंने बनाने में हेल्प करी है। In the good old days, Mr. Mugabe was able to rule with an iron grip, but those days are gone। और उस टाइम पहले वो लोग एकदम आयरन की ग्रिप पे, मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता, वैसे रूल किया करते थे, लेकिन वो दिन अब चले गए। एज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव वीकेंड दिस होल्ड ऑन पावर, while there is a groundswell of anger among the public over economic mismanagement। और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश और बहुत ज्यादा गुस्सा भी भरा हुआ है। So when he turned against a man long seen by the establishment, तो इस जैसे ही उन्होंने क्या किया कि भैया जो आदमी बहुत ज़्यादा यूजफुल था, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था, उसको जैसे ही उन्होंने उससे बाहर निकाला या जैसे ही उसको डिसमिस करा, as his successor, Mr. Mugabe left little doubt that he was acting from a position of a political weakness। है ना, Mr. Mugabe left little doubt that he was acting from a position of political weakness। This gave the security forces the confidence to turn against him and make it clear that did not want a Mugabe dynasty। और जैसे ही इन्होंने किया उनको पता चल गया कि भैया अब तो हमको ये नहीं चाहिए और उसको अब तो इसको निकलना तय है। अब लोगों ने this gave the security forces, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्फिडेंस दे दिया कि भैया अब उसके अगेंस्ट में काम करो, और ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब उनको मुगाबे डायनेस्टी नहीं चाहिए, मुगाबे को हटाओ यहाँ से, अब ये हमें नहीं चाहिए। द मिलिट्री डजंट वांट टू कॉल इट्स एक्शन अ कूप
defeat for obvious reasons. A coup would attract international condemnation, even sanctions, but it is certain that the army chief, General Constantino Chiwenga, is in charge. His plan as it emerges is to force Mr. Mugabe to resign and install a transitional government, perhaps under Mr. Mnangagwa until elections are held. अब भैया क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करते हैं मिलिट्री वाला या कुछ ऐसा कूप वाले लोग करते हैं तो इसको क्या होगा, इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि भैया तुम यहाँ से अपना रिजाइन दो और तब तक के लिए हम क्या करेंगे, और तब तक के लिए मिस्टर मुगाबे ऐसे ही करें, रिजाइन दें और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट चलती रहे, मतलब ऐसे ही बस चलती रहेगी। और शायद मगांगवा जिनको डिसमिस कर दिया था उनके अंदर लोग काम कर लेंगे, लेकिन जो मुगाबे हैं उनके अंदर कोई काम नहीं करेगा। और बोल रहा है कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक हम कभी तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। जिनको आपने डिसमिस कर दिया वाइस प्रेसिडेंट, उनके अंदर हम काम कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और इलेक्शंस होंगे तो मे भी जो मगांगवे हैं उनको जिता दें लोग, मिस्टर मगांगवा को लोग जिता दें और फिर यही बन जाए असली प्रेसिडेंट। तो फिलहाल यहाँ पे एक रकस सा था जो पॉलिटिकली देखने को मिला था। फिलहाल बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की जो यहाँ पे मेजरली हमें आंसर करने हैं। चलिए फिर 56 क्वेश्चन कह रहा है, इन द पैराग्राफ हु हैज बीन कॉल्ड लिबरेशन हीरो। पैराग्राफ नंबर 6 में इस पैराग्राफ में लिबरेशन हीरो किसको बोला गया बेटा? कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा नहीं, ये तो भैया एक वो थे, चीफ थे, जनरल थे। एमरसन मगांगवा को बोला गया है, रॉबर्ट मुगाबे को बोला गया है, आर्मी चीफ को बोला गया है। देखो लिबरेशन हीरो किसको बोला गया है? लिबरेशन हीरो तो इन्हीं को बोला गया है, अपने कौन से छोटू रॉबर्ट मुगाबे को बोला गया है। एमरसन जो मगांगवा थे ये तो वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने हेल्प बहुत करा हुआ था, आर्मी चीफ को भी नहीं। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, है ना। चलो आगे, मिस्टर मुगाबे इज सपोर्टेड बाय। मिस्टर मुगाबे को किसने सपोर्ट किया था? मिस्टर मगांगवा, मिस्टर मुगाबे, जनरेशन मिसेस मुगाबे को किसने सपोर्ट किया था? ऑब्वियसली जो उनका हस्बैंड था उसी ने सपोर्ट किया होगा। तो भैया यहां पे क्या हो रहा था? मिसेस मुगाबे सपोर्टेड बाय मिस्टर मगांगवा, मिस्टर मुगाबे, जनरेशन 40 या फिर जानू पीएफ। मुझे लगता है कि इसमें जनरेशन 40 कहां था यार? सी Mr. Mugabe was seen to have endorsed her when on November 6 he dismissed Mr. Mnangagwa. Okay. Liberation 40 कहाँ लिखा हुआ है? हाँ. With the old guard backing Mr. Mugabe himself, freedom fighter and Generation 40 a grouping of. Okay, backing Mr. Mnangagwa. लीडर्स, यंग लीडर सपोर्टिंग मिस्टर मुगाबे 50 years old वाइफ। ओके, तो इनको सपोर्ट किसने किया था भैया? इसको किया था जनरेशन 40 ने, जन 40 जो था। मिसेस मुगाबे सपोर्टेड बाय जनरेशन 40 ने इनको सपोर्ट किया था, बाद में मिस्टर मुगाबे ने भी इनको बैक किया था। तो ए, बी और डी को हटाएंगे, सी के साथ में चले जाएंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 58 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर मुगाबे इज पॉलिटिकल वीकनेस बिकेम अपेरेंट व्हेन। मिस्टर मुगाबे की जो पॉलिटिकल वीकनेस थी वो अपेरेंट या क्लियर कब हो गई? ही एंडोर्स हिज वाइफ नहीं, तब नहीं। ही टर्न अगेंस्ट द आर्मी, ये कभी आर्मी के अगेंस्ट टर्न हुए ही नहीं थे, आर्मी खुद उनके अगेंस्ट में टर्न हो गई थी। ही सफर्ड फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, ही डिसमिस मिस्टर मगांगवा। एग्जैक्टली अभी हो गया था ये। तो सी, बी, ए बाहर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट चॉइस, है ना। जब उन्होंने मिस्टर मगांगवा को डिसमिस करा था उसके बाद उनके अगेंस्ट में चीजें होने लग गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59th। द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ जिम्बाब्वे स्टेज द कूप अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बिकॉज। क्यों ऐसा हो गया था? दे वांटेड मिस्टर मुगाबे एज द प्रेसिडेंट, दे वर अवेयर ऑफ मुगाबेज फेलिंग वेल्थ, दे डिसलाइक मुगाबेज एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, दे डिड नॉट वांट अ मुगाबे डायनेस्टी। क्यों इन्होंने किया था बेटा? बहुत सिंपल सा चीज है ये, इनको अब मुगाबे वापस से नहीं चाहिए था। सो देखो, दे वांटेड मिस्टर मुगाबे एज अ प्रेसिडेंट एकदम बाहर है। दे वर अवेयर ऑफ मुगाबेज फेलिंग वेल्थ, वेल्थ से इनको कोई मतलब नहीं था फिलहाल, जो उनका एटीट्यूड हो गया था उसके बारे में चीजें दिक्कत करी थी। दे डिसलाइक मुगाबेज एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, ये तो इनकी बीवी की लाइफस्टाइल थी ना, मुगाबे की जो बीवी थी उनकी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी प्रेसिडेंट के लिए उनको हटाना पड़ेगा। सो डी वाला यहां पे चला जाएगा, दे डिड नॉट वांट अ मुगाबे डायनेस्टी। अब उनको मुगाबे डायनेस्टी और नहीं चाहिए थी। सो डी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर चॉइस। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 60। ध्यान से देखिए बेटा। हाँ, why does the military not want to call it a coup d'etat?
मिलिट्रीज को कूप डिटैट क्यों नहीं बोल रही थी? बिकॉज कूप इज इमॉर्टल, बिकॉज कूप इज इलीगल, बिकॉज कूप वुड लीड टू इंटरनेशनल इंश्योरेंस सैंक्शंस। एग्जैक्टली, इसको ये कूप डिटैट क्यों नहीं बोल रही थी? क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया कि मतलब मिलिट्री अगेंस्ट में काम करने लग गई तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएंगे। यही बात हमने लास्ट में करी थी। कूप इलीगल नहीं है, कूप इमोरल भी नहीं कुछ कर रही थी, बिकॉज इट वुड मेक द पब्लिक रिवॉल्ट। पब्लिक रिवॉल्ट नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएंगे और पूरे दुनिया में बदनामी होगी। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा था। सो सी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज नंबर 3 की बात करते हैं। ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्रैक्टिसेस अमंग दोज हु थिंक दैट दे कैन अफोर्ड। ओवर ईटिंग एक बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है उन लोगों के बीच में जिनको लगता है कि वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट अथॉरिटीज से दैट नियरली ऑल हु कैन get as much as they desire overeat to their disadvantage. This class of people could save a great more food than they can save by missing one meal per week and at the same time they could improve their health. अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एक आप कह लो कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड कोई बात कही जा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा खाने वाले कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भैया देखो ये कह रहा है कि दिस क्लास ऑफ पीपल कुड सेव अ ग्रेट मोर फूड दैन दे कैन सेव बाय मिसिंग वन मील पर वीक एंड एट द सेम टाइम दे कुड इंप्रूव देयर हेल्थ। अगर कोई आदमी ज्यादा खा रहा है तो एक हफ्ते में एक मील अपनी छोड़ दे, पूरी मील, तो जितना खाना उसमें बचा के वो डोनेट कर सकता है या बचा सकता है, उससे ज्यादा वो तब बचा लेगा जितनी भूख है जब उतना खाए। तो पूरे हफ्ते अगर उतना ही खा रहा है जितना उसको भूख है तो ज्यादा खाना बचेगा कंपेयर टू एक दिन आपने एक मील को छोड़ दिया। तो ये बात हो रही है और इससे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। A heavy meal at night, the so-called dinner, is the fashion with many and often is taken shortly before retiring. सोने से थोड़ी देर पहले ही खा लेते हैं। It is unnecessary and could be foregone, not only once a week, but daily without loss of strength. है ना? क्या है, डिनर को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है, लेकिन मोस्टली आप भी जितने भी वीडियोस देख रहे हो इसमें डिनर करके ही सोते हैं यार, और डिनर के तुरंत बाद या लगभग 5-10-15 मिनट के बाद में हम सोने का ही कस्टम या रिवाज रहा है। इट इज अननेसेसरी एंड कुड बी फॉरगॉन, नॉट ओनली वंस अ वीक बट डेली विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। रोज ये करना चाहिए जिससे स्ट्रेंथ का कोई लॉस नहीं होने वाला है। फ्रॉम 3 to 5 hours आर नीडेड टू डाइजेस्ट फूड, वाइल स्लीपिंग दिस फूड इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड टू गिव एनर्जी फॉर वर्क। 3 से 5 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट करने के लिए फूड को। जब आप सो रहे होते हो दिस फूड इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड टू गिव एनर्जी फॉर वर्क, और जब आप सो रहे होते हैं तो इस फूड की कोई एनर्जी नहीं निकल रही होती जिससे कोई काम हो, है ना। इज इन मैनी केसेस कन्वर्टेड इनटू एक्सेस फैट, और इस वजह से ये सारी चीजें फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, गिविंग राइज टू ओवरवेट, और इस वजह से ओवरवेट हो जाती हैं चीजें। द इवनिंग मील शुड बी लाइट, taken thrice 3 or 4 hours before retiring. This prevents overeating, conserves energy and reduces the cost of food. और इस तरीके से आपको करना चाहिए भैया। तो ये कहना चाहता है कुल मिला के कि भाई डिनर मत करो, 3-4 घंटे पहले थोड़ा सा खाना खा लो और फिर बढ़िया से सो जाओ। चलो, इससे फैट वैट नहीं बढ़ेगा और आप बढ़िया हेल्दी रहोगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Why should those who overeat refrain from doing so? जो लोग ओवर ईट करते हैं उनको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अब यहाँ पे बातें यहाँ से स्टार्ट हो गई। बिकॉज ओवर ईटिंग लीड्स टू लॉस ऑफ वेल्थ। अरे नहीं भैया, पूरा सारा पैसा बेच के, सारा घर बार बेच के थोड़ी खा जाओगे। बिकॉज ओवर ईटिंग इज बैड फॉर हेल्थ। एग्जैक्टली, ये बात सही है। सी देखो, बिकॉज ओवर ईटिंग कंजर्व्स फूड। अरे फूड तो कंजर्व होगा ही, चाहे आप ओवर ईटिंग करो चाहे नॉर्मल ईटिंग करो। बिकॉज ओवर ईटिंग इज इमोरल एंड अनहेल्दी। नहीं, इमोरल तो गलत हो गया, अनहेल्दी तो ठीक है लेकिन इमोरल नहीं है वो चीज। तो बी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। ओवर ईटिंग इज मोर प्रिवेलेंट अमंग। ओवर ईटिंग किस में ज्यादा प्रिवेलेंट है, ज्यादा पॉपुलर किस में? रिच, पुअर, एवरीबडी, द बुर्जुआसी इसको बोलते हैं। बुर्जुआसी नहीं, जो किनारे कहीं रहते हैं उसको बुर्जुआसी नहीं। एवरीबडी में नहीं, पुअर में नहीं, किस में? रिच में, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बार बार बोल रहा है ना, दोज हु कैन अफोर्ड इट। सो रिच वाला यहाँ पे इनडायरेक्ट हिंट है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखो। द राइटर इज आस्किंग द रीडर, जो राइटर है वो रीडर से क्या कहना चाह रहे हैं? टू स्किप द हैवी डिनर एंड टेक लाइट इवनिंग मील इंस्टेड। बिल्कुल यही कि भैया हैवी डिनर को हटाओ और हल्का सा खाना खा के रात को सो। बी, टू स्टॉप ईटिंग एनीथिंग एट नाइट। इतना भी नहीं कि कुछ भी मत खाओ। टू टेक फूड ओनली ड्यूरिंग द डे। सिर्फ दिन में खाना नहीं खाना है भैया, शाम को भी खाना, लेकिन हैवी नहीं, लाइट खाना है। टू ईट फूड बिफोर द सनसेट, ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि सनसेट के पहले खाना खा लो। बोला है कि सोने से 3-4 घंटे पहले खाओ, बस इतनी सी बात है। सनसेट, सनराइज ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। 64th के बाद में 64th क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर हैविंग इवनिंग मील? सबसे अप्रोप्रिएट टाइम क्या है इवनिंग मील को करने का? तो देखो यहाँ पे, एन आवर आफ्टर द सनसेट, 3 or 4 hours बिफोर स्लीपिंग। देखो यहाँ पे यही वाली बात सही हो गई है।
3 से 4 घंटे पहले सोने के, यही सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है। तो बिफोर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट हट जाएगा, जस्ट बिफोर स्लीपिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यही सबसे बड़ा पाप है जो हम करते हैं, इसी को मना किया हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 65, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड वी हैव फूड। पैसेज के हिसाब से हमको कितने बार खाना खाना चाहिए। तो यार यहाँ पे ये चीज़ तो बताई नहीं है, तो इसलिए डी वाले पे जाएंगे। 1 2 3 इसका कोई जिक्र नहीं है, डी वाले के साथ जाएंगे। तो चीज़ पैसेज में नहीं लिखी है, उसमें जबरदस्ती हम अपना दिमाग और ध्यान नहीं लगाएंगे, ये बात को ध्यान रखो, वरना क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे बेटा। 66, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल ओवर ईट। पैसेज के हिसाब से लोग ज्यादा खाना क्यों खाते हैं, ओवर ईट क्यों करते हैं? देखो, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू, बिकॉज दे आर हंग्री, बिकॉज दे हैव वर्क मोर, बिकॉज दे हैव टू कंजर्व एनर्जी। देखो डी, सी और बी तो कहीं नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए वो खूब ज्यादा खाना खाते हैं, यही वाली बात पैसेज में कही है। और ये भी कौन करता है? जो रिच क्लास होता है वो लोग ये करते हैं, पैसेज में यही कह रहा है। सो ए ऑप्शन वुड गो करेक्ट विद ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 66। अगला पैसेज नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, अरे बाप रे बाप, काफी लंबा चौड़ा पैसेज है विद 4 क्वेश्चंस आई गेस, या 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज नंबर 4, मच हैज बीन सेड ऑफ द कॉमन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस यूनिटी। आई एम नॉट गोइंग जस्ट नाउ टू वेंचर माई ओन थ्योरी, बट इफ anyone here hopes that this unity will come by the triumph of any of the religious and the destruction of the others, to him I say, brother, yours is an impossible hope. Do I wish that Christians would become Hindu? God forbid. Do I wish that Hindu or Buddhists would become Christians? God forbid. कह रहा है कि भैया अगर आप अपने धर्म के कॉन्टेक्स्ट पे चाहते हो कि सब आपके धर्म में आ जाएं या एक से दूसरे में चले जाएं और ये चीज़ हमेशा चीज़ें प्रॉस्पर कराती रहेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आगे एग्जाम्पल दिया गया, क्रिश्चियंस हिंदू बन जाए, हिंदू क्रिश्चियंस बन जाए, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं, ठीक है। The seed is put in the ground and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No, it becomes a plant. It develops after the law of its own growth, assimilates in the air, the earth and the water, converts them into plant substance and grows into a plant. कह रहा है कि seed को भी ground में रखा जाता है ना? Seed is put in the ground and earth and air and water are placed around it. सीड को ग्राउंड में रखते हैं, अर्थ, एयर और वाटर को उसके अराउंड रखते हैं, ठीक है। तो क्या अर्थ बन जाती है, सीड अर्थ बन जाती है? नहीं बनती है। और दी एयर बन जाती है, वाटर बन जाती है? नहीं बन सकती। मतलब उसके अराउंड में या धरती के अंदर भी डाल दोगे तो भी सीड जो है वो सीड ही रहेगी, ठीक है। नो, इट बिकम्स अ प्लांट, और वो प्लांट बनेगी। डेवलप्स आफ्टर द लॉ ऑफ इट्स ओन ग्रोथ, जैसे उसको ग्रो करना है उस हिसाब से वो ग्रो करेगी। एसिमिलेट द एयर, द अर्थ एंड द वाटर, कन्वर्ट्स देम इनटू प्लांट सब्सटेंस एंड ग्रोज इनटू अ प्लांट। और वो सब चीजें उसको हेल्प कर सकती हैं एक प्लांट की तरह ग्रो करने में। सिमिलर इज द केस विद रिलीजन। द क्रिश्चियन इज नॉट टू बिकम अ हिंदू और अ बुद्धिस्ट, नॉर अ हिंदू और अ बुद्धिस्ट टू बिकम अ क्रिश्चियन, बट ईच मस्ट एसिमिलेट द स्पिरिट ऑफ द अदर्स एंड येट प्रिजर्व हिज इंडिविजुअलिटी एंड ग्रो अकॉर्डिंग टू हिज ओन लॉ ऑफ ग्रोथ। किसी को एक दूसरे में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, ना कोई ये बन सकता है, ना हिंदू क्रिश्चियन बन सकता है, ना क्रिश्चियन बुद्धिस्ट बन सकता है। ये सारी चीजें अपने आप से ही चलती हैं और हर आदमी को एसिमिलेट करना चाहिए एक दूसरे का, और भैया अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए अपने लॉ ऑफ ग्रोथ के हिसाब से बढ़ना चाहिए, आगे प्रॉस्पर करना चाहिए। इफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हैज शोन एनीथिंग टू द वर्ल्ड, इट इज दिस, इट हैज प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट holiness, purity and charity are not the exclusive possessions of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of this evidence, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension. सारे ही जितने भी रिलीजन है सब में यही कहा गया है। तो अल्टीमेटली आप किसी भी एक चीज को लेके आगे बढ़ते रहोगे और चाहोगे कि सब लोग उसी में आ जाएं, तो ऐसा गलत है, चाहे वो किसी भी रिलीजन या चाहे भी किसी भी धर्म की बात हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करी जाए। सी, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज पीपल शुड चेंज द रिलीजन्स, एकदम नहीं, पहली चीज तो एकदम बाहर। बी, फॉलो द रिलीजन्स एंड परसुएड अदर्स टू फॉलो इट, नहीं, ये भी नहीं करना है कि अपना रिलीजन फॉलो करो और दूसरों को बोलो कि भैया तुम भी मेरा फॉलो करो, तुम भी मेरा फॉलो करो, ये नहीं। फॉलो देयर ओन रिलीजन्स एंड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, एग्जैक्टली सी की बात करी गई है। डिसरिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स एकदम नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली चॉइस दैट मस्ट फिट करेक्ट। 68 पे देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इज, जो पार्लियामेंट है रिलीजन की वो क्या कर रहा है? A Christian organization, a Buddhist organization, a Hindu organization, a platform for discussion about every religion of the world. Obviously ये है C, B और A को हटा देंगे। Parliament of religion क्या है? A platform है discussion about every religion of the world. हर religion जो भी वर्ल्ड में माना जाता है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि भैया इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस हों।
69th क्वेश्चन को देखिए, What does the author think about those who dream about the exclusive survival of their own religion and the destruction of the others? ऑथर क्या उनके बारे में सोचता है? He hates them, he desires to imprison them, he pities them, he praises them. बार बार बोलता है ना कि I pity you, मतलब भैया मुझे तुम्हारे पर बहुत दया आती है। तो नफरत नहीं कर रहा है, उनको जेल में भी नहीं डालेगा और उनकी सराहना भी नहीं कर रहा है, उनके ऊपर उसको बहुत दया आ रही कि बेचारे ऐसा क्यों सोचते हैं पता नहीं। सो सी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। ऑथर ने 2 बार ये चीज लिखी है कि आई पिटी यू, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर बहुत दया खाता हूं और मुझे तुम्हारी बातें सुन के या सोच के मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द इम्पॉसिबल होप? इम्पॉसिबल होप क्या है? वन डे ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल फॉलो ओनली वन रिलीजन, वन डे देर विल बी नो रिलीजन, ये वाली होप तो है ही नहीं, बी हट जाएगा। सी, प्योरिटी एंड चैरिटी आर द एक्सक्लूसिव पोजेशंस, नहीं, सी भी बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बैनर ऑफ एवरी रिलीजन विल सून बी रिटन, कोई मतलब नहीं है इस चीज का कि भैया बैनर लिख रहे हैं, ना कहीं जिक्र है। ये वाली जो है यही इम्पॉसिबल होप है कि एक दिन सारे पीपल दुनिया के क्या फॉलो करेंगे? सिर्फ एक रिलीजन। ये इम्पॉसिबल होप है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे एंड दैट्स हाउ आज के क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते चलिए और बाकी वीडियोस को भी अच्छे से जरूर देखिएगा। जय हिंद एंड टेक केयर।